हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग लिपिड्स या फैट मेटाबॉलिज्म में हम आप लोग बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के विषय में पढ़ेंगे। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से पहले हम लोग ये चूँकि एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमें कई चरणों में ये मिलता है कि हम एनर्जी कैसे बनाएं या प्राप्त करें। तो इसमें क्या होता है कि इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा भी कि किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड होती हैं उनका ऑक्सीकरण हो जाता है ऑक्सीडेशन के द्वारा जो है, या फिर जो है यूँ हम कह सकते हैं कि लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में H2O की प्रवेश करने के उपरांत ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, या हाइड्रोलाइसिस के दरमियान जो है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड अलग हो जाते हैं। और वही जो ग्लिसरॉल होते हैं वो क्या होते हैं, बदलना प्रारंभ करते हैं डाईहाइड्रॉक्सिल एसीटोन में। डाईहाइड्रॉक्सिल एसीटोन में जब ये कन्वर्ट होते हैं तो डाईहाइड्रॉक्सिल एसीटोन के समय वो क्या करते हैं कि जा कर के फिर ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में चले जाते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में जब जाते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में जाने के दरमियान उसी डाईहाइड्रॉक्सिल एसीटोन से ये मूवमेंट करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारी जो डाईहाइड्रॉक्सिल जो कहा जा सकता है हाइड्रॉक्सी एसीटोन से ये मूवमेंट कर जाते हैं किस तरफ, कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स हमारा क्या कहने का मतलब होता है ग्लूकोज। क्या होता है ग्लूकोज। या तो अब यहाँ से क्या है ये निर्माण किसका करेंगे, अगर देखा जाए तो ये किसके माध्यम से आते हैं, ये आ जाते हैं हमारे इसमें फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के रूप में पहले कन्वर्ट होते हैं, और या तो फिर जो है ट्रायोज के रूप में देखा जाए तो ट्रायोज के रूप में इनका निर्माण हो जाता है। और ये बनते किससे हैं, देखा जाए तो ग्लिसरॉल से इनका निर्माण होता है। अब ग्लिसरॉल से ये क्या होते हैं डाईहाइड्रॉक्सिल एसीटोन में कन्वर्ट होते हैं, फिर ये कार्बोहाइड्रेट्स में। हालांकि लंबी श्रृंखला होती है, इसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे मैं आपसे बताऊं कि इससे पहले हमने आपको एक स्थान पे बताया भी था कि किस प्रकार से ये टूटते बनते हैं। आपको शायद याद होगा कि ग्लिसरॉल से ये कन्वर्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि ग्लिसरॉल का निर्माण हुआ, और ग्लिसरॉल के निर्माण होने के बाद यही प्रक्रिया ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद डाईहाइड्रॉक्सिल एसीटोन में कन्वर्ट होते हैं। डाईहाइड्रॉक्सिल एसीटोन में कन्वर्ट होने के उपरांत होता क्या है, जब ये डाईहाइड्रॉक्सिल एसीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो एक प्रक्रिया और चलती है यहाँ पे। जैसे मैं आपसे बता दूं कि आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे क्या है कि ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण तब होता है जब हाइड्रॉक्सिल एसीटोन का निर्माण होता है, तो उसके बाद प्रक्रियाओं में जो फ्रक्टोज होती है तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट पे कन्वर्ट होते हैं, 1,6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये क्या होते हैं कि इनका ATP एक फास्फोरस फिर पुनः निकलता है, जो कि फिर बनते हैं फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के बाद आइसोमराइज्ड हो जाते हैं। आइसोमराइज्ड होने के बाद वो क्या बनाते हैं कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के बाद फिर पुनः वो कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज में कन्वर्ट। यही ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स क्या करती है, ये पुनः कन्वर्ट होती हुई चली जाती है। जब ये कन्वर्ट होती है तो ग्लिसरॉल का भी निर्माण, अब यहाँ पे अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो जब फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है तो उसमें से 3 यानी ट्रायोज से रिलेटेड 2 कंपाउंड्स के निर्माण होते हैं। एक कंपाउंड्स उसमें से आपका डाईहाइड्रॉक्सिल एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण होता है, जो क्या करता है कि कन्वर्ट हुआ। ये जैसे जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लिसरॉल फॉर्मेशन होता है, जैसे प्लांट के अंदर फॉर्मेशन होता है,
हम अलग से तो देते नहीं है प्लांट को कि फैट के रूप में कोई पदार्थ दें और वो खा ले। तो ये क्या होती है कि ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ से क्या होता है कि डाईहाइड्रोक्सिल एसीटोन फास्फेट के बाद ग्लिसरॉल 3 फास्फेट में ग्लिसरॉल 3 फास्फेट से ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो ग्लिसरॉल से कार्बोहाइड्रेट्स का बनना और कार्बोहाइड्रेट से ग्लिसरॉल का बनना होता है। तो जब यहाँ से ग्लिसरॉल से कार्बोहाइड्रेट्स के मूवमेंट की तरफ चलते हैं तो एनर्जी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूज हो रही है। जैसे NH2 जो है क्या हो रहा है कि यहाँ से निकल रहा है, ये एनर्जी लॉस हो रही है। मतलब हमको ये बनाने में ग्लिसरॉल से भी कन्वर्ट, जब यहाँ से ये ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं तो हमारे बॉडी से एनर्जी को लेते हैं, और जब एनर्जी कोई चीज़ों की ली जाती है तो वहाँ पे एनर्जी लॉस होती है। और यहाँ पे क्या होता है, जब यही चीज़ें ग्लिसरॉल से कार्बोहाइड्रेट्स तरफ मूवमेंट करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, फिर हमको रिकवर होने लगती है, मिलने प्रारंभ हो जाए। जो NAD है वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसी चीज़ को मैं दर्शाना चाहता हूँ यहाँ पे, जो इससे पहले, चूँकि हम लोगों ने इससे पहले इसको पढ़ रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लिसरॉल से कार्बोहाइड्रेट्स में कैसे कन्वर्ट होता है, और ये प्रक्रिया क्या है, जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन के थ्रू जो प्रक्रिया बन रही है कैसे हुई और किसने किया, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। इस बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को सर्वप्रथम F. नूफ ने 1904 ईस्वी में कुत्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए पाया कि जो वसी अम्लों के फेनिल व्युत्पादन है, जो कि उनको जैसे प्रोडक्शन है कोई, मान लीजिए हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम खाने योग्य बनाएंगे तभी तो मिलेगा। अगर हम खाने योग्य उसे नहीं बनाएंगे तो हम किसी को खिला नहीं सकते। जैसे कोई ऑयली चीज़ होती है, कोई फैटी चीज़ होती है, तो हम तमाम चीज़ें, जैसे आप कोई घर पे कोई पदार्थ बनाते हो तो वहाँ पर जब ऑयल का या फैट का या इन सब चीज़ों का उसमें इंसर्ट कराते हो या इसमें मिलाते हो, तो मिलाने के दरमियान क्या होती है कि वो उनके साथ अवशोषित होती है, अवशोषित करके उसे अपने पास रखते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगी कि जब वही चीज़ वो लोग ग्रहण हो जाती है, खा लेते हैं, और खाने के बाद जब उनकी बॉडी रन करने लगती है तो वो क्या होती है कि वो वहाँ से निकल करके फिर आपके, जैसे मैं आपसे बता दूं कि जो ज़्यादा लोग अंडे का यूज करते हैं, मांस का यूज करते हैं, तो उसमें यूरिक एसिड की जो समस्याएं होती है, जो यूरिक एसिड होती है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो आप देखते हैं कि हमारी जो यूरिन पास है, मल पास है, अन्य चीज़ें हैं, जो उत्सर्जित अंग हैं वो फिर काम करना प्रारंभ करती हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुत्तों को खिलाया गया, और जब कुत्तों को खिलाया गया तो उनके उत्सर्जित अंगों द्वारा, जैसे कि मान लीजिए कि वो मल मूत्र जब ये करते हैं तो मल मूत्र के दरमियान देखा गया कि उसके यूरिन में, यानी कि मूत्र में देखा गया कि वहाँ पे मूत्र के में जब वहाँ पर देखा गया, देखने के बाद उसका विश्लेषण हुआ, जब उसके एक्सट्रैक्ट को, उसके निष्कर्ष को एक्सट्रैक्ट बनाया गया और उस एक्सट्रैक्ट को देखा गया, तो उसमें पता चला कि वसी अम्लों का जो ऑक्सीकरण है वो बीटा ऑक्सीकरण सिद्धांत के आधार पर होता है। बीटा ऑक्सीडेशन के आधार पे ये कन्वर्ट होता है, मतलब फॉलो करता है कौन सा, आपका ठीक जो फैटी एसिड है, जो ये फैटी एसिड है वो जो बीटा ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके ही अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। फेनिल न्यूक्लियस का ऑक्सीकरण व्युत्पन्न अधिक है और मूत्र के साथ यह या तो बेंजोइक अम्ल अथवा फेनिल एसिटिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित होता है। कोई भी वसी अम्ल क्यों ना हो, परंतु उसके ऑक्सीकरण में से मूत्र में इन दोनों अंतिम पदार्थों में से कोई एक प्राप्त जरूर होता है। जैसे मैं आपसे बता दूं कि अगर हम किसी चीज़ को खाते हैं, अगर हम खा रहे हैं तो खाने के बाद जब वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ या प्रक्रियाएं कंप्लीट हुई तो हमारे निश्चित रूप से क्या होता है, जब डाइजेशन होता है छोटी आंत में तो वो एब्जॉर्ब करता है, तो ब्लड में एब्जॉर्ब करता है, तो हमारे बॉडी में वो चीज़ें इंक्लूड होती है, इंजेक्ट होती है। जब इंक्लूड होती है तो इंक्लूड होने के बाद फिर वो धीरे धीरे साफ़ी जगहों पर पहुँचती है, और उसका क्या रोल होता है वो लीवर तय करता है। लीवर उसको फैट में कन्वर्ट करना है, उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना है,
ये सारी चीज़ें वो उसको निर्धारित करता है, और निर्धारित करने के बाद वो अपने स्थान पे, जब इसकी मात्रा एक्सेस हो जाती है तो एक्सेस होने के दरमियान ये क्या करती हैं कि वही चीज़ें उस पर थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है, होने के बाद वो क्या हो चुकी, प्रक्रियाएं चल रही है, रिएक्शन हुए हैं, इसलिए हमारे मल और मूत्र के माध्यम से वो बाहर निकलते, चूँकि एक्सेस मात्रा में जो बाहर निकलते हैं, तो जो बाहर निकलते हैं तो वो किस रूप में निकलते हैं। अगर देखा जाए तो जो ये फैटी एसिड है जब इसका हम सेवन करते हैं तो ये बेंजोइक अम्ल के रूप में, बेंजोइक अम्ल या आप जो है फेनिल एसिटिक अम्ल के रूप में यहाँ पे निकलता है। किसके रूप में? फेनिल एसिटिक अम्ल के रूप में ये बाहर निकलती है। इसके साथ साथ और सारे सिद्धांतें भी बनाई गई, जैसे ये भी पाया गया कि जो जब ये टूटती हैं, जैसे इन दोनों भागों में तो इनको प्राप्त होता ही है, लेकिन नूप ने ये भी पाया कि विखंडन के प्रत्येक पद पे एसिटिक अम्ल का ही प्राप्ति होती है। ये जितने भी आप देखेंगे चरण होंगे, आगे चल के आपको बताएंगे इसके विषय में, तो जितने भी प्रक्रियाएं हैं, चरण हैं, उसमें एसिटिक अम्ल का फॉर्मेशन ही पाया जाता है। और यह तभी संभव है जब वसी अम्लों की लंबी श्रृंखला में बीटा स्थान पे ऑक्सीकरण एवं विखंडन हो। अगर वहाँ पे नहीं हो पाती है, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी, तब एसिटिक अम्ल का निर्माण संभव नहीं है। नूफ ने यह भी बताया कि विषम संख्या वाली वसी अम्लों में फिनाइल व्युत्पादित अम्ल में क्या होता है, बेंजोइक अम्ल, और सम वाली, सम और विषम की बातें कर रहे हैं, तो आप सम और विषम के विषय में आप जानते ही हैं कि हम सम किसको कहते हैं और विषम किसको कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार कार्बन वाले में क्या होगा, इस प्रकार के कार्बन वाले में हम देखेंगे कि वहाँ पे जो है वो बेंजोइक एसिड का निर्माण करती हैं। लेकिन अगर सम है जैसे 2, 4, 6 तो वो क्या है, वो जो है फेनिल एसिटिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित होते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि वसी अम्लों के जो बीटा ऑक्सीकरण सिद्धांत में सबसे बड़ा संशोधन उस समय आया जब जर्मनी के साइंटिस्ट एफ नाइलेन ने और उनके सहयोगी थे डी.ई. ग्रीन। कौन था? डी.ई. ग्रीन। ये दोनों लोगों ने 1952 ईस्वी में इसके विषय में बताया कि इसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं, देखिए इसमें होता क्या है कि कभी भी किसी भी पदार्थ में जब जो बायोलॉजिकल रूप से है, जो अगर देखा जाए एक जीवित शरीर के रूप में देखा जाए तो, या कोई भी जब रिएक्शन होता है, अगर केमिस्ट्री के आधार पे देखा जाए, केमिकली रूप में देखा जाए, तो बगैर किसी न किसी एंजाइम्स के एक्टिव होने के उपरांत ही, या बगैर किसी एंजाइम की उपस्थिति के बगैर कोई भी प्रक्रियाएं या कोई भी क्रियाएं लगभग संभव नहीं होती है। उसमें इन्होंने बताया कि 1952 में कि वसी अम्लों की ऑक्सीकरण में 5 आवश्यक एंजाइम प्राप्त करने पे सफल होते हैं, और इन प्रयोगों के आधार पर ही बीटा ऑक्सीकरण में 5 एंजाइम की सहायता में 5 विभिन्न प्रकार के अभिक्रियाएं होती हैं, और ऑक्सीकरण में परिवर्तित रूप वसी अम्ल चक्र जो है देखा जाए तो, अथवा बीटा ऑक्सीकरण स्पाइरल कहलाता है, बनता है, और इन्हीं को अलग अलग पदों में देखा जाता है, अलग अलग क्रियाओं में देखा जाता है। इसके साथ साथ मैं आपसे बता दूं कि ये क्रियाशील कैसे होती हैं। वसी अम्लों की अगर क्रियाशीलता के आधार पर देखा जाए तो कोई एक फैटी एसिड आप ले सकते हैं,
जब हम फैटी एसिड लेते हैं तो फैटी एसिड लेंगे तो क्या होगा, उस फैटी एसिड में आप अगर हम एक छोटी सी रिएक्शन देखते हैं कि किस प्रकार से ये इनका निर्माण होता है। जैसे जब क्रियाशीलता की बात की जाती है तो क्रियाशीलता में क्या होता है कि वसी अम्ल जो है अम्लें ऑक्सीकरण के पूर्व क्रियाशील की जाती है। जैसे कोई भी पदार्थ हो, अगर हम एक रिएक्शन कराने जाते हो या हम ही आप अगर कहीं पे जाने के लिए तैयार होते हैं, कोई कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या होता है कि कुछ न कुछ जोशीलापन लाना पड़ता है, जोश भरना पड़ता है कि हमें ये कार्य कर लेनी। उसी प्रकार से जब इनमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होने वाली होती है तो उसी समय, उससे पहले उसके अंदर एक एनर्जी दी जाती है, एक शक्ति प्रदान की जाती है। और जब वो शक्ति प्रदान की जाती है तो उसी शक्ति के समय यहाँ पे क्या होता है कि कई जो है उसमें लेबल तैयार होते हैं, पद तैयार होते हैं जिस पे कि ये कार्य करती हैं। और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या होता है कि एसिल एंजाइम को एंजाइम्स एथायोएस्टर का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा यानी कि एटीपी से प्राप्त होता है। जैसे किसी चीज़ को अगर हम बना रहे हैं तो उनको क्या चाहिए, एनर्जी। मैंने आपसे बताया था ना कि जब हम ये टूटता है, कोई प्रक्रिया नए प्रोसेस में आता है तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं मान लेता हूँ आपसे कोई एक फैटी एसिड है, तो जो फैटी एसिड है उस फैटी एसिड के साथ अगर किसी प्रकार की क्रियाशीलता को अगर हमें दर्शानी है तो हम कैसे दर्शा सकते हैं, CH2 COOH प्लस 2 ATP प्लस को एंजाइम्स अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये चूँकि रिड्यूसिबल कंडीशन के होते हैं, ये आवश्यकता पड़ने पे वो वहाँ से फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं या तो फैटी एसिड या फैटिड एसिल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट होते हैं। देखिए दो चीज़ों को हम लिख सकते हैं, देखिएगा जैसे आगे चल के अभी हम बताते हैं आपको। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एक प्रकार से आपका फैटी एसिड होता है। ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये कोएंजाइम्स होते हैं और यही कोएंजाइम्स यहाँ पे काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपका थियोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होती है। अब यहाँ पे जो फैटी एसिड होती है वो फैटी एसिड अब वहाँ से निकल करके जो एनर्जी, जो एक फास्फोरस है वो फास्फोरस यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर मिलता क्या है आपका CH2CO और फिर इसके बाद कोएंजाइम्स, इसको हम एसिल, इसीलिए इसे हम एसिल ग्रुप कहते हैं, एसिल कोएंजाइम्स कहते हैं। फिर यहाँ पे फैटी 2AMP एडेनोसिन मोनो, जो ट्राइफॉस्फेट था वहाँ पे क्या हो गया कि मोनोफॉस्फेट हो जाता है। और इसके बाद दो आपके फास्फोरस PPI क्या होता है, PPI, जो आप देखेंगे कि जो ये इस तरह के शब्द अगर लिखे हुए हैं, PPI लिखा हुआ है, तो हम PPI को कैसे जानेंगे कि ये क्या है। PPI को कहते हैं इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फोरस। क्या कहते हैं, फास्फोरस, ये ध्यान देना। और जब सिर्फ PI होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक फास्फोरस। क्या कहेंगे, फास्फोरस। ये PPI और PI की बात लीजिएगा। जो वो कार्बनिक अवस्था में थी वो इनऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक कंडीशन पे थी वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या था आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फास्फोरस थे। ये क्या होते हैं कि जो ट्राई था वो 2 मोनो
एडेनोसिन फास्फेट में और 2 इनऑर्गेनिक फास्फोरस के रूप में क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। इसके साथ साथ क्या बचता है यहाँ पे बचता है H2O। H2O कैसे बचता है, यहाँ पे आप जानते हैं भली भांति कि यहाँ से हाइड्रॉक्सिल समूह को लेकर के और वहाँ इसमें थियोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीजन को यानी कि एक ऑक्सीजन को इसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को यहाँ से लेकर के ये क्या बनाते हैं, जैसे यहाँ पे है ना, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को यहाँ से लेकर के यहाँ पे H2O बना लेते हैं और ये सब मिल कर के यहाँ पे क्या बना लेते हैं, इसको हम एसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फैटी एसिल कोएंजाइम्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, जो कहने वाली बात थी कि कभी कभी ये जो फैटी एसिड है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं और दूसरा नाम इसका क्या है, एसिल कोएंजाइम्स। यदि एसिल कोएंजाइम्स इस प्रकार से भी लिखा जाता है तो ये मान के चलिएगा कि आपका ये क्या है, फैटी एसिड से संबंधित होती हैं। अब इसके साथ साथ अब तो ये प्रक्रिया में आ गए हम कि किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। अगर हम इन्हीं चीज़ों को देखें कि हमें आगे चल कर के कि वो किस किस पद पर यानी कि कैसे कैसे ये क्रिया करते हैं और ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, इन प्रक्रियाओं को भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब जो ऑक्सीडेशन होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा, बीटा ऑक्सीडेशन के पहले स्टेप से प्रारंभ करेंगे कि वो कैसे बनते हैं। जो पहला प्रोसेस होगा उसे हम देख लेते हैं और सेम चीज़ें वही बनेंगी जो आपकी यहाँ पे बनी हुई है और इसके बाद ही जो है प्रथम डिहाइड्रोजिनेशन का प्रक्रिया चलता है या पहली प्रक्रियाएं प्रारंभ की जाती हैं। आज के लिए अभी फ़िलहाल बस इतना ही। कुछ क्वेश्चंस आप लोग को पूछा जाएगा, उसमें आपको प्रश्न के उत्तर भी देने हैं और उसमें आप ये बताइएगा कि बायोकेमिस्ट्री में आप देखा जाए तो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने इसे बताया, किस वसी अम्ल ऑक्सीडेशन, वसीय अम्ल ऑक्सीकरण, बीटा ऑक्सीकरण सर्वप्रथम किसने बताया। किसने बताया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इसी से संबंधित कि आपके इसी सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने 1952 में इसे पुनः प्रतिपादित किया। 1952 में किस वैज्ञानिक ने इसे पुनः बताया। तीसरा क्वेश्चन इसका है कि इसमें आप जो आपका फैटी एसिड है, फैटी एसिल कोएंजाइम्स को और किस नाम से जानते हैं। चौथा, पीपीआई का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो फिलहाल आज 4 क्वेश्चन चार क्वेश्चन इससे पहले भी दिया गया था। इन 4 क्वेश्चनों के साथ इसका आंसर आप लोग, चूँकि जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं ये आपके लेक्चर में है और इसी लेक्चर को पढ़ करके आप इसे बताएंगे। ओके।